हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स एकेडमी में। हम कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर हुआ था 27/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। इस पेपर में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे ग्रुप डी में, हम सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। बुक का कवर पेज भी देख पा रहे होंगे आप। ये हमारी बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की दोस्तों, किरण पब्लिकेशन की। इसमें सारे क्वेश्चन आपको एस्टेज मिल जाएंगे। बहुत सारे सेट हम ऑलरेडी साइंस के कवर कर चुके हैं। साइंस की वेटेज आपको पता है, हल्के में नहीं ले सकते आप साइंस को। साइंस की वेटेज ठीक है ग्रुप डी में अच्छी रहती है। उसके बाद एनटीपीसी सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है ग्रुप डी में। तो अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम देना चाहते हो या एनटीपीसी का एग्जाम देना चाहते हो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ठीक है, जो हम बहुत सारी वीडियो डाल चुके हैं वो भी आपको कवर करना है। वहाँ से आपका सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व करने का आपको पैटर्न भी पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना, और आपकी स्पीड भी बनेगी क्वेश्चन सोल्व करने की। और आपके जो कंसेप्ट हैं, कुछ अलग कंसेप्ट आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हो, या कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं वहाँ से आपको। एंड जो डायरेक्ट डेरिवेशन होते हैं, रिजल्ट होते हैं डेरिवेशन के, जैसे फिजिक्स में जो डेरिवेशन यूज होते हैं, साइंस में जो क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट रिजल्ट भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो भी हम, हर चीज़ हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आप इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। अभी PYQ से आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा और आपकी ठीक है क्वेश्चन सोल्व करने की एक स्पीड भी बनेगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये पेपर पूछा गया था 27/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज 6 एम्पियर, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द अनदर रेजिस्टेंस 10 ओम कनेक्टिंग इन ए सीरीज इट इज। ठीक है, मुझे बताना है करंट दूसरा। ठीक है, अब देखो वी ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज निकाल लोगे यहां से आप। ठीक है, I की वैल्यू पता है, V की पता है, सॉरी R की पता है। तो R तो 5 है, I 6 है, तो 5 × 6 तो वोल्टेज आ जाएगी 30। अब क्या है मुझे बताना है, क्या बताना है, करंट बताना है। अगर रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। ठीक है, तो वोल्टेज तो 30 होगी और रेजिस्टेंस कितना है, 10 है, तो V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो R की वैल्यू 10 हो गई, तो I की वैल्यू बतानी है। तो I यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 3 आ जाएगा, 3 एम्पियर। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बेंजीन इज। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है एक, क्या है ये, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है बेंजीन। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। तो इसमें कितने डबल बॉन्ड होंगे ये बताना है। ठीक है, डबल बॉन्ड कितने होंगे दोस्तों, एक के छोड़ के एक होता है। ठीक है, इसको छोड़ के एक होता है। तो कितने डबल बॉन्ड होंगे, एक, दो और एक, ये 3। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना, C6H6 होते हैं और C6। ठीक है ना, जैसे C6H6, इसका ये क्या होगा, बेंजीन का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे आप, C6H6। ठीक है, इसका जो कार्बन कितने होते हैं, 6, और हाइड्रोजन भी 6। क्वेश्चन नंबर 3, इफ एन इमेज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर इज ए वर्चुअल एंड हाईली डिमिनिश्ड, देन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ मिरर इज। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो कॉन्वेक्स मिरर है इसके केस में क्या होता है, जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है, आपको ये पता है इसके सारे के सारे इमेज ठीक है कहाँ बनते हैं, ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता आपको, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ये मान लो प्रिंसिपल है, ये इसका फोकस है, जहाँ पे लाइट सारी फोकस होता है लाइट का, तो उसे बोलते हैं फोकस। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है मान लो इन्फिनिटी। अब देखो ऐसे ये प्रिंसिपल है, लेफ्ट साइड में ये फोकस है F, ये सेंटर है, और उसके बाद ये इन्फिनिटी है। तो इसमें इमेज की कंडीशन क्या क्या होती है दोस्तों, मैं बता देता हूँ, बार बार आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, एक तो इन्फिनिटी पे हो सकता है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो सकता है। तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो सकता है। चौथा इन दोनों के बीच में हो सकता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। पांचवा फोकस पे हो सकता है। ठीक है, छठा यहाँ हो सकता है। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में। तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। ठीक है, तो इमेज कहाँ कहाँ, अगर ऑब्जेक्ट है ना, कहाँ पे होगा, ध्यान रखेंगे,
यहाँ पे अगर दोस्तों ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा, तो इमेज बनेगी कहाँ पे, फोकस पे बनेगी। ठीक है, मैं जहाँ इमेज बनेगी उसको अब हाईलाइट करता हूँ, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, इमेज फोकस पे बनेगी। ठीक है, और इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज हमेशा ध्यान रखेंगे सारी की सारी इमेज प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बनेगी। ये दूसरी इमेज होगी। ठीक है, ऐसी सारी की सारी यहीं बनेंगे दोस्तों, इमेज ध्यान रखेंगे। लेकिन है ना, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा, तो इमेज सबसे छोटी बनेगी। ठीक है, इसमें पूछा क्या था, इमेज फॉर्म बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ अ मिरर इज वर्चुअल एंड हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी। देन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द टाइप ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे होगी, और मिरर कौन सा होगा, कन्वेक्स मिरर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना, छः की छः इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और पोल के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन दौरान वायु मार्ग बंद न हो सके। तो दोस्तों ये कौन इंश्योर करता है, रिंग और कार्टिलेज, ये हमारे थ्रोट गले में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेशन बंद नहीं होगा। ठीक है, ये सुनिश्चित करते हैं कि श्वसन के दौरान मार्ग बंद न हो सके। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैज ए डिसाइडिंग फैक्टर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैलेंसी ऑफ एन एटम। कहता है इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है। तो ये कैसे पता चलता है, ठीक है, ये पता चलता है आउटर मोस्ट सेल में, लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे उसकी वैलेंसी पता चलती है, डिसाइड होती है। ऑप्शन फर्स्ट, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्साइड्स of which of the following elements cannot be reduced by H2CO and C। कहता है H2CO और C द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता। तो ये ऑक्साइड दोस्तों, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, तो कौन कौन से ऑक्साइड होंगे, ऑक्साइड ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ पोटेशियम, लिथियम, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये कभी भी, ठीक है, कैन कह सकते हैं कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो इनको क्या नहीं किया जा सकता, ऑक्साइड्स नहीं किया जा सकता। तो कौन कौन से हैं इसमें, ऑप्शन में कौन सा है, ठीक है, याद रखें कौन कौन से है, पोटेशियम और सोडियम, लिथियम, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन सा है, कैल्शियम, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर इज। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मेटालिक कैरेक्टर किसी भी एलिमेंट का क्या होता है। ठीक है, ये एबिलिटी होती है टू फॉर्म ए पॉजिटिव आयन, ठीक है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा। ठीक है, वो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर होता है दोस्तों। ठीक है, और ध्यान रखेंगे पीरियोडिक टेबल में मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा अलोंग द पीरियड, जब आप क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे। ठीक है ना, तो इसलिए कह सकते हैं इसमें से कौन सा होगा, जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज होता है लेफ्ट टू, ठीक है, राइट जाने पे। तो सबसे लेफ्ट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका होगा, जो सबसे लेफ्ट में होता है, कौन होता है दोस्तों, सबसे लेफ्ट में होगा उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, जो सबसे लेफ्ट में होगा, तो सबसे लेफ्ट में फिर डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या, कैल्शियम आएगा, फिर ये है Ga, फिर ए से As, फिर Ge जर्मेनियम। और ये भी कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या करेगा, ये इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम। ठीक है, अब कैल्शियम क्या है, इनसे सबसे नीचे होगा, तो इसलिए कैल्शियम का ज़्यादा है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ से भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो क्या आएगा, इससे ज़्यादा कैल्शियम का है, ठीक है, और इससे ज़्यादा भी कैल्शियम का है। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन इसमें से ये होगा ऑप्शन दोस्तों थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कैल्शियम का है, ध्यान रखेंगे, फिर जी है, फिर ये है। ठीक, ऑप्शन थर्ड होगा, फोर्थ नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन कंपाउंड्स दैट आर लाइक्ड या लिंक्ड बाय ओनली ए सिंगल बॉन्ड आर नाउन है। जो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, वो वाले कार्बन हमें कहते हैं कार्बन यौगिक, जो केवल एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, डैश के रूप में जाने जाते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज ए डिवाइस यूज फॉर वेयरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, कौन सा डिवाइस है जो यूज करते हैं फॉर वेयरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्या यूज करते हैं दोस्तों? रियोस्टेट। ठीक है ना, क्या यूज करते हैं? रियोस्टेट। ये क्या होता है? एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, ठीक है, जो यूज किया जाता है चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू करंट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन आयरन नेल्स कम इन कॉन्टैक्ट विद कॉपर सल्फेट सो सॉल्यूशन देयर कलर चेंजेस टू। ठीक है, तो कलर कौन सा चेंज हो जाएगा? तो चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा ऑप्शन 1 ब्राउन, भूरा। किसका? व्हेन आयरन नेल्स कम इन कॉन्टैक्ट विद कॉपर सल्फेट के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा तो सॉल्यूशन के अंदर, तो कैसा कलर हो जाएगा? ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 11, द अपीयरेंस ऑफ स्टिक एट द इंटरफेस व्हेन इमर्स्ड इन वाटर इज एग्जाम्पल हो। कहते हैं जल में डुबोए जाने पर कोई छड़ पात्र के अंतरापृष्ठ पर चिपटी हुई प्रतीत होती है, डैश का एक उदाहरण है। ठीक है, ये किसका है? दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 12, ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आए हो। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी के, सॉरी, ग्रुप डी के जितने भी एग्जाम हुए थे, हर शिफ्ट में लेंस, मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल मिरर, उससे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है और प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर forms an image of an object at 60 centimeter from it. The position of nature of the image formed will be। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेंस फॉर्मूला क्या कहता है। 1/v माइनस 1/u बराबर है 1/f के। इमेज का बताना आपको, तो 1/v किसके बराबर हो जाएगा? 1/f प्लस 1/u। फोकल लेंथ है 1/30, यू कितना है? ऑब्जेक्ट प्लेस एट 1/60, तो ये आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा। ये 2, ये 1, 1/20 आएगा, तो वी की वैल्यू आ जाएगी, हम कह सकते हैं 20। लेकिन है ना, कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव लेंस में सारी इमेज लेफ्ट साइड बनती है, इसलिए नेगेटिव लेते हैं, तो क्या होगा? -20 होगा। तो ऑप्शन सेकंड बार, फोर्थ भी बार हो गया। ठीक है, तो इमेज कौन सी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बिटवीन f एंड 2f। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टडी द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द कोयल इन मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर। तो दोस्तों क्या यूज करते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, क्या यूज करते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, सम प्लांट्स प्रोड्यूस स्टिकी सब्सटेंस इन स्टम विच इज यूज टू प्रिपेयर गम एडेसिव्स। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस गम टू द प्लांट। कहता है कुछ पौधों के तनों में एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है? तो इसका क्या उपयोग है दोस्तों? ये है, इट इज ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं यह चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ सेल ऑर्गेनल द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेल्यूलर रेस्पिरेशन विच ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल इंटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट टेक्स प्लेस। कहता है कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु अपने ग्लूकोज के 3 कार्बन अणु में पायरुवेट में विघटन होता है, इस
किस कोशिकांग में घटित होता है? यह कहाँ पे होता है ये आपको बताना है। ये होता है दोस्तों साइटोप्लाज्म। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, आफ्टर फर्टिलाइजेशन what will be the future of these parts of a flower stems style stigma petal and sepal? कहता है निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर वर्तिका वर्तिकागर दल और बाह्यदल का क्या होता है? ठीक है, क्या होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये होता है, ठीक है, बाह्यदल के अलावा वे जड़ जाते हैं जो कुछ पौधों में स्थायी हो सकता है। ठीक है, क्या हो जाते हैं, इसके अलावा ये जड़ जाते हैं बाह्यदल के अलावा। ये इंग्लिश में कहेंगे दे सेड ऑफ एक्सेप्ट सेपल विच में बी परसिस्टेंट, बने रहते हैं इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, मैनी यूनिसेल्युलर एल्गी लाइक क्लामिडोमोनास लिव इन वाटर, हाउ दे टेक इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन? कहता है क्लेमाइडोमोनास जैसे कई एक कोशिकीय शैवाल जल में रहते हैं, वे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं? ठीक है, कैसे ग्रहण करते हैं दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, वे अमीबा की तरह विसरण द्वारा गुलित ऑक्सीजन अवशेषित करते हैं, मतलब कि दे एब्जोर्ब, एब्जोर्ब मतलब करना, अफसोस करना, कोई चीज़ को सोख लेना, डिजोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, व्यू विया डिफ्यूजन लाइक अमीबा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्या करते हैं, वे अमीबा की तरह विसरण द्वारा गुलित, जो गुलित ऑक्सीजन है उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट रिवर्स यूजिंग। ठीक है, कैसे रिवर्स करते हैं, किसका यूज करते हुए? स्प्लिट रिंग का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ए कोइन डायमीटर 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.5 f from a pole of the concave mirror of focal length f, the linear magnification of the diameter of the image r। तो इसमें गिवन है आपको, ठीक है, कितना, जो गिवन है 3, जो u की वैल्यू कितनी है दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है u है कितना 7, u की वैल्यू है 7/2f। v की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आपको पता 1/f होता है 1/u, तो ये हो जाएगा 2/7f हो जाएगा प्लस 1/v। ठीक है, 1/v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये माइनस हो जाएगा 1/f माइनस 2/7f, 1/v के बराबर होगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 7f। ठीक है, f से f कैंसिल, 7 माइनस, ठीक है, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, कितना आ जाएगा 2। ये नीचे क्या था ध्यान रखेंगे, 7 ये था दोस्तों, u की वैल्यू थी इधर 3.7f थी। ठीक है, और ये जब मैंने उल्टा किया 1/u किया तो ये f नीचे चला गया, ये मल्टीप्लाई में ये नीचे है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये 7f है, तो ये आ जाएगा 7 - 2 डिवाइड बाई f, मतलब कि 5/7f। ठीक है, 5/7f v, 1/v, v की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 7f डिवाइड बाई 5 आ जाएगी। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है v/u, m होता है v/u, v की वैल्यू है 7f डिवाइड बाई 5 और u की वैल्यू क्या है? ठीक है, u है दोस्तों 7/u की वैल्यू है कितना है v/u, और u की वैल्यू हमारे पास है 7/2f, f से f कैंसिल। ठीक है, 7 से 7 ये हो जाएगा 2/5, क्या आ जाएगा 2/5। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें मैग्निफिकेशन कितना है 2/5। ठीक है, हमें डायमीटर निकालने की जरूरत नहीं जब सारे ऑप्शन इससे एलिमिनेट हो रहे हैं हमारे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। निकालना आप निकाल भी सकते हो दोस्तों। ठीक है, डायमीटर कैसे निकालेंगे, डायमीटर निकालते हैं, ये m होता है। अब इमेज, डायमीटर की इमेज निकालना है, ऑब्जेक्ट का हमें पता है डायमीटर कितना है, ऑब्जेक्ट का है 10, इमेज का हमें निकालना है। ठीक है, इमेज का हमें निकालना है, और मैग्निफिकेशन कितनी आई है 2/5, i/10। तो यहाँ मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4,
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द हीट जनरेटेड एच ड्यू टू जूल हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? हीट होती है, फॉर्मूला याद रखना आपको, न्यूमेरिकल भी आता है इस पे, आई स्केयर आर टी, ठीक है। हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? टू द स्केयर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, स्केयर ऑफ द करंट, तो कौन सा ऑप्शन होगा? स्केयर ऑफ द करंट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, if there is a visible difference between sperms which contain X chromosome and sperm which contain Y chromosome, तो क्वेश्चन मार्क लगाए दोस्तों, कहते हैं क्या X गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं और Y गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों? देर इज ए नो डिफरेंस इन साइज और मोटिलिटी, कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है, ऑप्शन ध्यान रखेंगे 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नाउन हैज, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन किसका? सोडियम क्लोराइड का, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्रिन, BRINE, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। ब्रिन क्या होता है? हाईली कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन होता है, ठीक है, साल्ट एंड वाटर का, ठीक है, किसका? साल्ट एंड वाटर का, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होगा? दो कंपाउंड जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन वाले होंगे, ठीक है, रिएक्ट होने के बाद क्या बनाएंगे? दो नए कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, न्यू कंपाउंड बनाएंगे, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों? ध्यान रखेंगे आप, डबल डिस्प्लेसमेंट, देखो ये तो सिंगल सिंगल कंपाउंड है, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे ये SO2 है, गैस बन गई, लेकिन यहाँ पे दो कंपाउंड, देखो ये और ये मिलके दो नए कंपाउंड बनाते हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे के सारे वो क्वेश्चन थे जो RRB ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे 27/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। ये था हमारा सेट नंबर 245। बहुत सारे सेट हम कवर कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे वो भी देखिए। आपका साइंस का मोस्टली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सारा रिपीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपका सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, कौन से फॉर्मूले हैं, बार बार प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि PYQ से बेस्ट कुछ नहीं है। सिलेबस रिवाइज होगा, प्रैक्टिस होगी, स्पीड बनेगी क्वेश्चन सोल्व करने की। रीजनिंग हम पूरी कवर कर चुके हैं, NTPC के लिए भी, और ग्रुप डी के लिए मैथ्स रीजनिंग ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ठीक है, क्योंकि सेम पैटर्न में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। इससे बेस्ट दोस्तों कुछ नहीं है। इस टाइम आपका एग्जाम आने वाला है, 1-2 महीना है, अभी नोट्स रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए बस, ठीक है। अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि एग्जाम कब होगा तभी मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, तब ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, फिर जय माता की होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। जय माता की मतलब कि ऐसे थोड़ी ना होता कि आप तैयारी ना करो कि पेपर वाले दिन जाओ जय माता की मेरा पेपर सही करवा देना, ठीक है। माता भी उसका ही साथ देती है ना, जो अपने लिए खुद से मेहनत करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।